हेलो विद्यार्थियों, मैं हूं एम के पाल। इतिहास की कक्षा में आपका स्वागत है। हमारा अध्याय 5 चल रहा है यात्रियों के नजरिए। प्रिय विद्यार्थियों, इस चैप्टर से संबंधित हम पहले भी 3 वीडियो बना चुके हैं, जिसमें हमने आपको अल-बिरूनी के बारे में बताया है, इब्न बतूता के बारे में बताया है और अन्य जो इब्न बतूता के द्वारा जो यहाँ पर वर्णन किए गए हैं उसका वर्णन हमने यहाँ पर किया है। शहरी वर्णन, इब्न बतूता ने किस प्रकार से शहरों का वर्णन किया है उस पर हम वीडियो बना चुके हैं। इन वीडियो का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से इन वीडियो को देख लीजिए। प्रिय विद्यार्थियों, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और जितनी भी आपकी आगामी परीक्षाएं होंगी उन सब के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। आज का हमारा टॉपिक है इब्न बतूता के द्वारा किस प्रकार से डाक संचार प्रणाली का वर्णन किया है, और उसने बताया कि ये संचार प्रणाली एक अनूठी संचार प्रणाली थी, उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो आज हम वर्णन करेंगे कि इब्न बतूता के द्वारा किस प्रकार की संचार प्रणाली का, किस प्रकार की डाक प्रणाली का वर्णन यहाँ पर किया गया है। प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो को आप अंत तक देखिए और लास्ट में हमने इसमें 10 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हैं और इसमें हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हैं जो कि आगामी जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वो क्वेश्चन हैं। आपको वहां से जरूर निश्चित रूप से उत्तर मिलेंगे। आप ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखते हुए चलिए और सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप नोट करते हुए चलिए। आपको जिस प्रकार से हमने नोट्स तैयार किए हैं आपको इसी तरह से नोट्स तैयार करने हैं और बहुत अच्छे अंक आपको प्राप्त होंगे। आप इसको 2-3 बार जरूर देखिए और स्वतः ही अपना आप ये आपको याद हो जाएंगे, और साथ ही साथ जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं जो कि आगामी प्रतियोगी परीक्षा में आएंगे वो भी आपको अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। और ऐसे विद्यार्थी जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत उपयोगी रहेगी। प्रारंभ करते हैं। इससे पहले हम बात करते हैं, प्रारंभ करने से पहले इब्न बतूता के बारे में बताते हैं। जैसे कि हम पहले भी वीडियो में बता चुके हैं आपको कि इब्न बतूता दिल्ली सल्तनत में आया था। जिस समय इब्न बतूता भारत आया तो उस समय भारत का जो सुल्तान था, शासक था, मोहम्मद बिन तुगलक था। और उसका ये इब्न बतूता का जो भारत में आने का जो समय है वो 1333 ईस्वी है। इब्न बतूता मोरक्को का निवासी है। मोरक्को उत्तरी अफ्रीका में स्थित एक देश है, वहाँ का ये निवासी था और भारत में आने से पहले अनेक देशों की यात्रा ये कर चुका था। इस प्रकार से भारत में आने के पश्चात इसने अनेक चीजें जो भी यहाँ पर देखी, जो अनुभव किया, उन सभी वृत्तांतों का वर्णन इसने अपने यात्रा वृत्तांत रेहला में किया। तो इस प्रकार से इब्न बतूता की जो पुस्तक है, जो यात्रा वृत्तांत है, उसको रेहला के नाम से जाना जाता है। अब हम करते हैं, हमारा आज का टॉपिक है। आज का टॉपिक है हमारा डाक प्रणाली, कि इब्न बतूता के द्वारा भारत में किस प्रकार की संचार प्रणाली और डाक प्रणाली को देखा गया, उसका वर्णन उसने अपनी पुस्तक रेहला में किया। अब यहाँ पर देखता है कि इब्न बतूता डाक प्रणाली को मानता है कि बहुत ही कार्यकुशल, यहाँ की जो डाक प्रणाली थी बहुत ही कार्यकुशल प्रणाली थी, और उसको देखकर वह चकित रह गया। उसने देखा कि जो ये डाक प्रणाली है इससे व्यापारियों के लिए ही नहीं बल्कि सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, उधारों को प्रेषित करना और उनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना बहुत ही सूक्ष्म समय में, अल्प समय में भेजा जा सकता था। और यहाँ पर जो ये डाक प्रणाली इतनी कुशल थी कि सिंध से लेकर दिल्ली में तक जिस यात्रा को करने में 50 दिन लगते थे, और उस दूरी के लिए यह डाक प्रणाली सिर्फ 5 दिन में ही पहुंच जाती थी। यानी कि इस डाक प्रणाली से वह सूचना सिर्फ 5 दिन में ही पहुंच जाती थी। इस प्रणाली, यह डाक प्रणाली इतनी कुशल थी कि यहाँ सिंध से दिल्ली की यात्रा में 50 दिन लगते थे, वहीं खबरें सुल्तान तक इस डाक प्रणाली के माध्यम से मात्र 5 दिन में ही पहुंच जाती थी। तो इस तरह से हम देख सकते हैं, इसके महत्व को हम समझ सकते हैं कि ये जो डाक संचार प्रणाली थी कितनी महत्वपूर्ण थी। जबकि अगर हम आज की बात करें, आधुनिक युग की बात करें, तो अभी भी जो हमारी स्पीड पोस्ट वो 5-7 दिन लगा देगी इतनी दूरी जाने में। और उस समय इतने संसाधन भी नहीं थे, लेकिन फिर भी ये इतने कम समय में इतनी लंबी दूरी जो पहुंच जाती थी, 5 दिन में, इतने कम दिनों में ही सूचना वहां पर पहुंच जाती थी।
यहाँ पर हम देखते हैं कि डाक प्रणाली की बात करते हैं। इब्न बतूता ने दो तरह की डाक प्रणाली का वर्णन किया है कि दो तरह की डाक प्रणाली होती थी, एक अश्व डाक व्यवस्था और दूसरी पैदल डाक व्यवस्था। एक होती थी अश्व डाक व्यवस्था, दूसरी पैदल डाक व्यवस्था। अश्व डाक व्यवस्था जो प्रणाली थी उसको उलूक कहा जाता था। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अश्व डाक प्रणाली को उलूक कहा जाता था और प्रत्येक 4 मील पर स्थापित घोड़ों द्वारा संचालित होती थी। यानी कि प्रत्येक घोड़े को 4 मील दौड़ना होता था, उसके बाद उसको दूसरे घोड़े मिलते थे और वहां से फिर वह अगले स्थान पर वो घोड़ा तेजी के साथ में दौड़ता था। तो ये थी डाक प्रणाली, अश्व डाक प्रणाली, और इसको उलूक कहा जाता था। दूसरी प्रणाली पैदल डाक प्रणाली थी। यह पैदल डाक प्रणाली प्रति मील पर 3 स्थान होते थे जिनको दावा कहा जाता था और वहां तक इनको जो पहुंचा जाता था। पैदल डाक प्रणाली में क्या होता था, जैसे 1 मील है तो 1 मील में 3 भागों में बांट दिया गया था, 3 चौकियां होती थी उस पर, और एक जो पैदल चलने वाला जो दावा होता था यानी कि जो धावक होता था वह यहाँ से एक स्थान से अगले स्थान तक यानी कि 1/3 मील तक तेजी के साथ दौड़ता था। फिर दूसरा धावक यहाँ पर मिलता था एक जगह इस चौकी पर जो मंडप बना हुआ था, फिर यहाँ से वो तेजी के साथ में दूसरे स्थान पर दौड़ता था। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर तेजी के साथ में डाक प्रणाली उस अंत तक दौड़ते रहते डाक पहुंचती थी। तो पैदल डाक प्रणाली को दावा कहा जाता था। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि पैदल डाक प्रणाली को क्या कहते थे। पैदल डाक प्रणाली को दावा कहा जाता था। यह 1 मील 1/3 होता था। 1 मील का 1/3 तक यहाँ पर जो डाक प्रणाली का होती थी। और अब हर 3 मील पर घनी आबादी वाला एक गांव होता था। इब्न बतूता बताता है कि प्रत्येक हर 3 मील पर घनी आबादी वाला एक गांव होता था जिसके बाहर 3 मंडप होते थे, जिसके बाहर 3 मंडप होते थे और जिनमें लोग कार्य आरंभ करने के लिए बैठे रहते थे। जिनमें यानी कि डाक प्रणाली जो डाक से जुड़े जो लोग होते थे वो वहां पर तैनात रहते थे और उनमें से प्रत्येक के पास 2 हाथ लंबी एक छड़ होती थी जिसके ऊपर तांबे की घंटियां लगी होती थी। हम एक बार फिर देखते हैं। यह 1 मील का 1/3 होता है। हर 3 मील पर घनी आबादी वाला एक गांव होता है। इब्न बतूता बताता है कि प्रत्येक 3 मील पर एक घनी आबादी वाला गांव होता है जिसके बाहर 3 मंडप होते हैं जिनमें लोग कार्य आरंभ करने के लिए बैठे रहते हैं। कौन लोग? जो सूचना पहुंचाते हैं, जो सूचना एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, वो वहां पर तैयार बैठे रहते हैं और उनमें से प्रत्येक के पास 2 हाथ लंबी छड़ होती है जिसके ऊपर तांबे की घंटियां लगी होती है और तेजी के साथ वो बजाते हुए उसको छड़ी को लेते हुए और घंटियों को बजाते हुए तेजी के साथ वहां से वह दौड़ता है अगले स्थान तक, जो अगला मंडप होता है वहां तक वह तेजी के साथ में दौड़ता है। जब संदेशवाहक शहर से यात्रा आरंभ करता है तो एक हाथ में पत्र और दूसरे हाथ में घंटियों सहित छड़ लिए वह क्षमता अनुसार दौड़ता है, बहुत तेजी के साथ में वह दौड़ता है। जब मंडप में बैठे लोग घंटियों की आवाज सुनते हैं, जो लोग पहले से वहां पर तैनात हैं मंडप में, जैसे हमने कहा कि बस्ती के बाहर में 3 मंडप होते हैं, तो 3 मंडप होते हैं, वो अलग अलग दिशाओं में जाने वाले मंडप होते हैं अलग। जैसे एक दिशा उत्तर दक्षिण पूर्व की साइड जाना, एक साइड से तो वो आ ही रही है, उसके साथ में 3 दिशाओं की ओर दौड़ने वाले जो धावक हैं वो वहां पर बैठे रहते हैं और वो तैयार रहते हैं पहले से। जैसे ही वो घंटी की आवाज सुनते हैं तो तुरंत वो तैयार रहते हैं। जैसे ही संदेश वाहक उनके पास पहुंचता है उनमें से एक उससे पत्र लेता है और वह छड़ हिलाते हुए पूरी ताकत के साथ जब तक वह अगले दावा तक नहीं पहुंचता, जब तक वह धावक अगले दावा तक नहीं पहुंचता, जो अगला स्थान है, जो अगला मंडप है, तब तक वो जहां तक वह नहीं पहुंचता वह तेजी के साथ में दौड़ता है। जैसे ही संदेशवाहक उसके पास पहुंचता है उनमें से एक उससे पत्र लेता है और वह छड़ हिलाते हुए पूरी ताकत से दौड़ता है जब तक वह अगले दावा तक नहीं पहुंचता। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि संदेशवाहक जैसे पहुंचता है तो अगला दावा वहां पर तैयार रहता है, वह तुरंत उससे पत्र लेता है और अगले दावा के लिए तेजी के साथ में दौड़ पड़ता है।
पत्र के अपने गंतव्य स्थान तक यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, जहां तक उसको पत्र को पहुंचना है। जब तक वह पत्र अपने गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंचता तो इस प्रकार की क्रिया ये होती रहती है। पैदल डाक प्रणाली अश्व डाक प्रणाली से तेज होती है। यह खास बात है, जो पैदल डाक प्रणाली है वह अश्व डाक प्रणाली से तेज है, और पैदल डाक प्रणाली का प्रयोग अक्सर खुरासान के फलों के परिवहन के लिए होता था। भारत में इसे बहुत पसंद किया जाता था। जो सुल्तान होते थे, जो अमीर लोग होते थे, वह खुरासान से अपने लिए महत्वपूर्ण जो फल होते थे उन फलों को मंगाते रहते थे, और इस डाक प्रणाली के द्वारा वे फल यहाँ पर पहुँचते थे अमीर लोगों के लिए और सुल्तानों के लिए। जो सुल्तान होते थे, सत्ता जिनके हाथ में होती थी, उन लोगों के लिए खुरासान के फल इस डाक प्रणाली के द्वारा पहुंचाए जाते थे। तो इस प्रकार से देखते हैं हम इसको। अब यहाँ पर हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए हैं जो कि इस टॉपिक से संबंधित आपको आगामी परीक्षा में वो मिलेंगे। अब हमने आपके लिए यहाँ पर कुछ अभ्यास क्वेश्चन लिए हैं जो कि प्रति परीक्षा हेतु आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहेंगे और आगामी परीक्षा में निश्चित रूप से मिलने की संभावनाएं हैं। इब्न बतूता किस सुल्तान के शासनकाल में दिल्ली आया था? तो इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के काल में दिल्ली आया था और 1333 ईस्वी में ये दिल्ली आया था। दिल्ली सल्तनत काल की डाक प्रणाली का वर्णन कौन करता है? दिल्ली सल्तनत काल की डाक प्रणाली का वर्णन कौन करता है? तो दिल्ली सल्तनत की डाक प्रणाली का वर्णन इब्न बतूता करता है। डाक प्रणाली कितने प्रकार की थी? तो डाक प्रणाली देखते हैं हम 2 प्रकार की थी, अश्व डाक प्रणाली और पैदल डाक प्रणाली। अश्व डाक प्रणाली क्या कहते थे? जो अश्व डाक प्रणाली है उसको क्या कहते थे? उसको उलूक कहते थे। आप भी इसको देख लीजिए, जैसे कि क्वेश्चन है आप ध्यान दीजिए। हमने पीछे थ्योरी में पढ़ा है। अश्व डाक प्रणाली को क्या कहते थे? तो अश्व डाक प्रणाली को उलूक कहा जाता था। पैदल डाक प्रणाली को क्या कहा जाता था? तो पैदल डाक प्रणाली को दावा कहा जाता था, दावा। सूचना कौन सी डाक व्यवस्था द्वारा तेज पहुंचती थी? तो पैदल डाक प्रणाली के द्वारा सूचनाएं तेजी से पहुंचाई जाती थी। आगे, पैदल धावक को कितने मील की दूरी दौड़नी होती थी? जो पैदल धावक होता था तो यह हम कह सकते हैं एक दावा से दूसरे दावा की जो बीच की दूरी कितनी होती थी? 1 मील का 1/3 होता था। 1 मील का 1/3 होता था, यानी कि 1 मील में 3 दावा स्थान होते थे जिनके बीच में डाक ले जाने वाले धावक को दौड़ना होता था। अश्व डाक व्यवस्था जो होती थी वो कितनी दूरी पर दौड़ता था? एक जो घोड़ा होता था, घुड़सवार होता था, वो कितनी दूरी तय करता था? तो 4 मील की दूरी तय करता था। प्रत्येक घुड़सवार तेजी के साथ में डाक लेकर के 4 मील की दूरी तय करता था। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी हो चुके हैं और ये पूरा टॉपिक भी हो चुका है। ये सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल नोटिफिकेशन को आप दबा दीजिए, उसको क्लिक कर लीजिए, उसमें ऑल नोटिफिकेशन को आप क्लिक कीजिए और जितनी भी वीडियो हैं आपको मिलती रहेंगी। जितनी भी वीडियो हम आपके लिए बनाएंगे वो सभी वीडियो मिलती रहेंगी। और हमारे चैनल पर आपके लिए इतिहास संबंधी एवं जर्नल स्टडी संबंधी अन्य वीडियो भी आपको मिल जाएंगे। आप वहाँ पर धन्यवाद।